हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 13 और अध्याय का नाम है जीव तथा समष्टियां। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का मैं आज ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं ताकि आपके जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बारे में आप समझ सकें। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का समरी कराऊंगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 12 तक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा दिया है। उन सभी वीडियो के लिंक ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी दूरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं समरी के बारे में। तो देखिए, पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि जीव तथा उसके बाहरी वातावरण में पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के विषय को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो जीव तथा उसके बाहरी वातावरण यानी कोई जीव है और उसके बाहर जो वातावरण है उसके बीच पारस्परिक संबंध है, यानी उसके साथ जो अंतः क्रिया करता है, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो उनके बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण में पाए जाने वाले घटक या तो जीवीय होते हैं या फिर अजीवीय। देखिए, जीवीय का मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म जीव हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, या फिर जानवर, जंतु, इंसान, ये सभी हो गए जीवीय। अजीवीय में क्या हो जाता है? तो अजीवीय हो सकता है जल, हो सकता है, क्या हो सकता है? जल। जल के अलावा हो सकता है वायु, वायु के अलावा मृदा, मृदा, प्रकाश। तो ये सारे जो है वो क्या है? ये सभी अजीवीय घटक हैं। जंतुओं, पौधों एवं सूक्ष्म जीवों का जीवीय संबंध और भौतिक तथा रासायनिक वातावरण का अजीवीय संबंध ही सम्मिलित रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो देखिए, जो जंतु है, पौधे हैं या फिर सूक्ष्म जीव हैं, उनके बीच का जो जीवीय संबंध है और भौतिक तथा रासायनिक वातावरण के बीच जो अजीवीय संबंध है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे समझ लीजिए कि जितने सारे जीव हैं और अजीवीय हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैवीय विविधता के मुख्य एवं महत्वपूर्ण तत्व तापमान, जल, प्रकाश और मृदा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैवीय विविधता का महत्वपूर्ण तत्व, यानी इन्हीं के कारण जैवीय विविधता पाई जाती है। तापमान पारिस्थितिक रूप से सबसे अधिक प्रासंगिक पर्यावरणीय घटक है। तो ये आपसे पूछा भी जाता है कि सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य या सबसे इंपॉर्टेंट पारिस्थितिक पर्यावरणीय घटक कौन सा है? तो क्या है वो? तापमान है। कुछ जीव समस्थापन कार्यकी संसाधनों द्वारा अपने शरीर का तापमान, परासरणी सांद्रता आदि स्थिर रखता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं? अपने शरीर का तापमान है या फिर परासरणी सांद्रता है उसको स्थिर स्थिर रख सकते हैं या रखते भी हैं। जैसे मानव ही है, इंसान, मानव क्या होता है? ये अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखता है। कितना? लगभग 98 डिग्री सेल्सियस लगभग स्थिर रखता है। चाहे ठंडी का दिन हो या फिर गर्मी का या बरसात का, आप मानव के शरीर का तापमान मापिएगा तो लगभग 98 डिग्री, सॉरी ये फahrenheit होगा, इतना फahrenheit होता है। ठीक है, प्राणियों की लगभग 99% संख्या तथा लगभग सभी पौधे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बना सकते। तो जो 99%, लगभग 99% प्राणी हैं या फिर कुछ पौधे हैं, वो क्या कर सकते हैं? आंतरिक पर्यावरण नहीं बना सकते हैं। अनुकूलन जीवों का ऐसा गुण है जो संरचना और कार्यकी की विशेषताओं के द्वारा उन्हें वातावरण विशेष में रहने की क्षमता प्रदान करता है। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे अनुकूलन के बारे में पूछा जाता है कि अनुकूलन क्या है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि अनुकूलन जीवों का ऐसा गुण है। अनुकूलन किसका गुण है? तो जीवों का। अनुकूलन जीवों का ऐसा गुण है जो संरचना और कार्यकी की विशेषताओं के द्वारा उन्हें वातावरण विशेष में रहने की क्षमता प्रदान करता है। और आपने अभी पढ़ा होगा कि जो अनुकूलन है वो केवल सजीवों में पाया जाता है, निर्जीव वस्तुओं में अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मरुस्थलीय अनुकूलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ऊंट है।
आपने अगर अनुकूलन का एग्जाम्पल देना हो तो आप याद रखिएगा, जो ऊंट होते हैं उनमें सबसे अच्छी क्या पाई जाती है, तो अनुकूलन, सबसे अच्छा अनुकूलन उनमें पाया जाता है। आगे जानते हैं, ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले स्तनधारियों के कान और पैर सामान्यतः छोटे होते हैं, जिनसे ऊष्मा की हानि कम होती है। इसे एलेन का नियम कहते हैं। अब देखिए, एलेन साहब थे जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीवधारियों पे बहुत सारे अध्ययन किए और उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि जितने ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हैं उनमें क्या होता है कि कान छोटे होते हैं, साथ ही पैर भी छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? ताकि उनके कान से तथा पैर से ऊष्मा की हानि नहीं हो सके, इसलिए इसे एलेन का नियम कहते हैं। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो ठंडे प्रदेश में जीव रहने वाले जीव होते हैं उनमें जो रोएं होती है यानी जो बाल होते हैं वो घने पाए जाते हैं और अधिक पाए जाते हैं, ताकि वो अपने शरीर को गर्म रख सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती है। अब ये भी याद रखिएगा, चूंकि समष्टि है, समष्टि मतलब यहाँ पे जीव की बात हो रही है, तो जीव में जन्म दरें होती है और मृत्यु दरें भी होती है। यानी अगर कहीं पे जीव है तो उसमें जन्म होगा, उसी को हम लोग जन्म दर कहते हैं। यानी एक वर्ष में कितने शिशु का जन्म हो रहा है, बच्चों का जन्म हो रहा है, तो ये जन्म दर हो गया। और वैसे ही मृत्यु दर को भी मापते हैं कि कितने जो जीव है वो मर रहे हैं, तो उसे मृत्यु दर कहा जाता है। जन्म दर से तात्पर्य समष्टि में जन्मी उन संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। तो वही बात है यहाँ पे कि जन्म दर का मतलब क्या है कि जन्मे हुई संख्या से है कि कितने जीव जन्म ले रहे हैं कितने दिन के बीच। तो अब वो जो जन्म दर है वो साधारणतः 1 साल का निकाला जाता है, लेकिन इससे अलग अलग समय का भी निकाला जा सकता है, इसलिए दिया गया है दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ी है। यानी जन्म दर का मतलब सीधा सा बात है जन्म होना, और समय जो दिया होगा वो अब क्वेश्चन पे वो निर्भर करता है। मृत्यु दी गई अवधि के दौरान समष्टियों में होने वाली मौतों की संख्या है। तो जैसे जन्म दर है उसका उल्टा मृत्यु दर है या मौतों की संख्या है। जितने ज्यादा जीव मरेंगे मृत्यु दर उतनी ही अधिक होगी। उसी जाति के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास से कहीं और जगह से आए हैं आप्रवास कहलाती है। अब देखिए, उसी जाति की व्यष्टियों की वह संख्या, यानी कोई ऐसा विशेष स्थान है जहां पे किसी विशेष जाति की संख्या जो दी गई अवधि के दौरान आवास में कहीं और जगह से आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अप्रवासन कहलाता है। यानी कहीं दूसरे जगह से, मान लीजिए कि यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं कि राजस्थान के जंगल हैं, वहां पे कोई जीव रहता है, ठीक है, और उनके जीवों की चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मोर का, ठीक है, कि उसमें मोर हैं 100 मोर है। अब क्या देखा जाता है कि एक मौसम में अचानक मोरों की संख्या 150 हो जाती है, 150 हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि 50 मोर कहीं से बाहर से आ गए हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अप्रवासन कहलाता है। उसका उल्टा होता है उत्प्रवासन। देखिए, समष्टियों में व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं उत्प्रवासन कहलाती है। यानी जब जीव अपना विशेष स्थान जहाँ पे रहते हैं वो छोड़कर कहीं और चले जाते हैं तो उसे उत्प्रवासन कहते हैं, और जब कहीं और से आ जाते हैं उसे आप्रवासन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि मॉडल में लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है। यानी वृद्धि के आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कई सारे मॉडल हैं, उनमें जो लॉजिस्टिक मॉडल है उसको ज्यादा यथार्थपूर्ण माना जाता है, यानी ज्यादा सही उसी को माना जाता है। आगे देखते हैं। सहभोजिता ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहभोजिता। यानी सहभोजिता में दो जीव साथ रहते हैं, उसमें से किसी एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरा जीव को ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो दो जीवों के बीच ऐसे संबंध जिनमें दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है उसे सहोपकारिता कहते हैं। यानी सहोपकारिता का मतलब क्या है कि दो जीव एक दूसरे के साथ रहेंगे और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी फायदा पहुंचाते हैं, किसी को हानि नहीं होती है।
इसी के साथ ही बढ़ जाते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है समष्टियां जन्म और आप्रवासन से बढ़ती हैं। किससे बढ़ती है जी? कहीं की जो समष्टि है वो किससे बढ़ेगी? तो जन्म से बढ़ेगी या फिर आप्रवासन से बढ़ेगी तथा मृत्यु और उत्प्रवासन से घटती है। तो जाहिर सी बात है, मृत्यु मतलब मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, या उत्प्रवासन का मतलब कहीं और चले जाएंगे तो उनकी संख्या घटेगी ही। तो इस तरह से याद रखिएगा कि समष्टियां जन्म और आप्रवासन से बढ़ती हैं जबकि मृत्यु और उत्प्रवासन से घटती हैं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न है, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई है। तो जो जैव व्यवस्था है उसकी सबसे अच्छी इकाई कौन सी है? कोशिका, उत्तक, जीव या फिर अंग? तो देखिए, कोशिका तो क्या है? जीवन की मौलिक इकाई है, मतलब सबसे छोटी है। उसके बाद जब कोशिका अनेक सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो उत्तक का निर्माण होता है, और जब बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो क्या? अंग का निर्माण होता है। लेकिन जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो लास्ट तक क्या मिलता है? जीव बनता है, यानी जीव का निर्माण मिलता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जीव व्यवस्था की जो सबसे स्पष्ट इकाई है, सुस्पष्ट इकाई है, वो क्या है? जीव है। दूसरा जानते हैं, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को कहते हैं। यानी कहीं पे एक ही जाति है, ठीक है, तो उनके जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहेंगे ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं व्यष्टि, दूसरा है समुदाय, तीसरा है स्पीसीज और चौथा है आबादी। ठीक है, तो देखिए, एक ही जाति के जो जीव होते हैं और उनके संगठन को हम लोग क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग इंसान की ही बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि भारत में मनुष्यों की आबादी लगभग 135 करोड़ है। तो क्या है? वो आबादी ही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, प्रमुख जैव कारक निम्न में से कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया ही था। किसमें बताया था? सारांश में, कि प्रमुख अजैव कारक कौन सा होता है। तो देखिए, अजैव कारक तो इसमें तापमान भी है, जल भी है, प्रकाश भी है, और यह है इनमें से सभी। तो प्रमुख जैव कारक में अगर इनमें से सभी ऑप्शन दिया है तो हम लोग किसको चुनेंगे? इनमें से सभी, क्योंकि प्रकाश, तापमान, जल और प्रकाश, ये तीनों अजैव कारक ही हैं। इसके साथ ही बढ़ जाते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। अगला है 4 नंबर, इनमें से कौन समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं? तो देखिए, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन, 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से बताना है कि कौन समष्टि घनत्व को बढ़ाता है। अब देखिए, आपके ऑप्शन है जन्म दर, मृत्यु दर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जन्म दर से क्या होगा? जीवों की संख्या अधिक होगी। मृत्यु दर से जीवों की संख्या कम होगी। दोनों तो हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं भी, ये भी गलत ऑप्शन है। तो देखिए, जन्म दर से क्या होगा? जीवों की संख्या अधिक होगी, यानी जितना ही ज्यादा जीव होंगे उनका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। यानी समष्टि दर घनत्व कौन बढ़ाएगा? जन्म दर। अगर जन्म दर ज्यादा है तो समष्टि घनत्व बढ़ेगा। इनमें से कौन समष्टि दर को घटाते हैं? तो देखिए, ठीक उसका उल्टा है। जन्म दर अगर समष्टि घनत्व को बढ़ाता है तो मृत्यु दर क्या करेगा? समष्टि घनत्व को घटाएगा, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है मृत्यु दर। तो इसे ही आप टिक करके आगे बढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। चरघातांकी वृद्धि का आकार होता है। तो जो चरघातांकी वृद्धि होती है उसका आकार कैसा होता है? आपने ग्राफ में देखा होगा, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, किस आकार का होता है, ये आपको बताना है। तो आप अवश्य ही समझ गए होंगे कि चरघातांकी वृद्धि का आकार कैसा होता है। जैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं इंग्लिश में, तो क्या है? जे के जैसा कहते हैं, जिसे हम लोग जे कर्व कहते हैं। ठीक है, जे के जैसा होता है। 7th नंबर जानते हैं कि लॉजिस्टिक वृद्धि का आकार होता है, कि अगर कहीं पर लॉजिस्टिक वृद्धि हो रही है तो उसका आकार कैसा बनेगा, ये बताना है आपको। तो देखिए, जब लॉजिस्टिक वृद्धि होती है तो उसका आकार कैसा बनता है? एस की तरह बनता है। तो ये आपको ऑप्शन 1 में ही मिल जाएगा। तो कैसा होता है जी? ये एक्स की तरह, एस की तरह होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जीव और उसके बाहरी आवरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन के विषय को कहते हैं। तो देखिए, जीव हो और उसके बाहरी वातावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। तो ये भी मैंने आपको समरी में बताया था। ऑप्शन है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, परितंत्र और सहभोज्यता। तो उसे क्या कहते हैं जी? हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। 9 नंबर है, मरुस्थलीय अनुकूलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो मरुस्थल में सबसे अच्छा अनुकूलन किसमें होता है? तो देखिए, जो मरुस्थल में जो जीव पाए जाते होंगे उन्हीं में तो अनुकूलन होगा,
और आप ऑप्शन देख करके अवश्य ही समझ गए होंगे कि कौन सा मरुस्थल में जी रहने वाला जीव है, तो ऊंट है और उसी में अनुकूलन होता है। तो सही ऑप्शन यही है ऊंट, ऑप्शन थर्ड नंबर पे जो है। समष्टि में होती है, यानी कहीं पे भी अगर समष्टि है तो उसमें क्या होती है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जन्म दरें, दूसरा है मृत्यु दरें, फिर तीसरा है दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि समष्टि में क्या होती है, जन्म भी होती है, मतलब जीव क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, ठीक है, और जन्म लेने के बाद मरते भी हैं, यानी उसमें जन्म और मृत्यु दोनों होती है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसमें जन्म दरें और मृत्यु दरें दोनों होती हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है, देखिए 3 नंबर पे, तो इसको टिक करेंगे कि क्या होती है, समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दरें दोनों होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपको 20-30 ऑब्जेक्टिव और कराऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आप उसके आधार पे और सारे क्वेश्चन बना सकें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।